हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो एसपीटी पे बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपका जो कमेंट बॉक्स है दोनों जगह जो है तीनों वीडियो के लिंक दिए गए हैं। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो तीनों वीडियो और ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो दोस्तों बन ही जाएंगे। ठीक है, बहुत प्यार से हम जो है पार्ट 1 में संथाल विद्रोह से स्टार्ट किए हैं और हल्का फुल्का संथाल विद्रोह बनाने के बाद बता कि कैसे जो है ग्राउंड सेटअप हो गया आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का। फिर जो है चैप्टर नंबर 2 जो कि ग्राम प्रधान और मूल रैयत पे है। जैसे कि काश्तकार टीनेंट कितने हैं, सीएनटी में टीनेंट 4 थे, यहाँ पे काश्तकार जो है वो 3 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? विलेज हेडमैन है, ग्राम प्रधान है, फिर आपका टेन्योर होल्डर है, भूधारक है और तीसरा जो है मूल रैयत है। ठीक है, और जो भी संथाल परगना का गांव होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो वो खास गांव होगा या फिर गैर खास गांव होगा। खास गांव का मतलब कि वहां पे ना ही कोई ग्राम प्रधान है ना ही कोई मूल रैयत है। ठीक है, और जो गैर खास ग्राम होगा या गांव जो है, गांव वाले जो है मतलब गांव के जो रैयत होते हैं वो लगान या तो ग्राम प्रधान को देंगे, विलेज हेडमैन को, और नहीं तो फिर मूल रैयत को देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पार्ट 1 में इसको डिस्कस किए हैं, चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। पार्ट 2 जो है वो रैयत पे है कि रैयत जो है 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि हम बोकारो में रहते हैं, मेरा जमीन भी यहीं पे है और मतलब हम अलॉन्ग विथ माय फैमिली यहीं पे रहते हैं, तो हम हो गए निवासी जमाबंदी रैयत। ठीक है, फिर मान के चलिए मेरा दोस्त सोनू है, उसका जमीन तो यहां पे है लेकिन वो रहता जमशेदपुर में है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और एक मान लीजिए कि आपका जो है संजीव है, संजीव का ना ही घर यहां पे है ना ही जमीन यहां पे है, तो वो 3rd कैटेगरी हो गया, उसको बोलते हैं नए रैयत। तो पार्ट 2 में जो है हम रैयत को डिस्कस किए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 3 को कवर अप किया गया है और साथ ही साथ उसके बारे में जो बाकी के डिटेल्स हैं उसको कवर अप किया गया है। और पार्ट 3 जो वीडियो का पार्ट 3 है उसमें और भी जो डिटेलिंग है कि जैसे भूगुत बंधक को जो है गैर आदिवासी रैयत जो है वो कितने समय तक जमीन दे सकता है, अपना 6 साल के लिए दे सकता है। जो आदिवासी रैयत है वो अपने बहन को, ठीक है, या अपनी जो है बेटी को, अपनी बहन या बेटी को जो है क्या कर सकता है, जमीन को गिफ्ट के रूप में दे सकता है। तो ये सब चीज हम लोग कवर अप किए हैं पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो बहुत अच्छे से बनाया गया है और बुक का लैंग्वेज थोड़ा पेचीदा है यार, वहां आप फंस जाइएगा। तो तीनों वीडियो को पहले आप देख लीजिए और उसके बाद ये जो चौथा वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर 4 से जो चैप्टर नंबर 9 है और उसके जो इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है उसको जो है क्वेश्चन बेसिस पे देखेंगे, साथ ही साथ उसको डिस्कस भी करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप देखिए और हम यकीन आपको दिलाते हैं कि आपको वीडियो खत्म करते करते जो है बहुत सारा फैक्ट्स और बहुत सारा जो चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा यार। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और पहले तो आपको बताएं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे यार। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बन सकता है यहां से। पहला, अगर भूस्वामी एक्सेस लगान लेता है, ठीक है, तो उसको जो है 6 महीने का जेल या 500 रुपये फाइन या दोनों हो सकता है। तो ये किस सेक्शन में, किस धारा में इसका जिक्र है? दूसरा क्वेश्चन, जो बंजर भूमि है या वैकेंट लैंड जो है, ठीक है, उसका जो सेटलमेंट जो करना है तो जैसे तैसे तो कर नहीं सकते हैं, उसका कुछ सिद्धांत होगा। तो किस धारा में जो है वो सिद्धांत दिया गया है, प्लस वो सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या वो अलग विभिन्न कारण हैं जिसके वजह से लगान में जो है वो कमी की जा सकती है? ये हम लोग देखेंगे कि वो कारण क्या है, किस धारा में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी बेदखली जो है कृषि भूमि से जो किसी को बेदखल करते हैं तो वो बिना डीसी के परमिशन के नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये किस सेक्शन में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5, यह कौन डिसाइड करेगा कि जो गांव है वो पहाड़िया का गांव है या नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 6, एसपीटी की वो कौन सी धारा है, ठीक है,
आपको पता ही होगा कि 66 अमेंडमेंट से एसपीटी के सारे सेक्शन को जो है 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था सिवाय एक के। तो आपको बताना है कि वो कौन सी एकमात्र मतलब कि सेक्शन है, मेंशन है, जो कि 9वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम लोग समझेंगे। अब चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट 4 है यारो। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो है सेक्शन 27 से 42 तक दिया है। अब देखिए होता क्या था ना कि जब तक ये अधिनियम बना नहीं था, एक्ट बना नहीं था, तो जो ग्राम प्रधान है या जो मूल रैयत है वो क्या करता था कि जो बंजर भूमि है या जो खाली जोत है उसको अपने रिश्तेदारों में जो है उसके साथ बंदोबस्ती कर देता था। ठीक है, या किसी एक समुदाय को ही जो है भूमि दे दी जाती थी। लेकिन जब ये एक्ट बन गया और फिर एसपीटी एक्ट को लागू करने के लिए रूल आया 1950 में, तो देखिए यहां पे एक प्रॉपर चीज क्या हो गया कि एक्ट में ही मेंशन है सेक्शन 27 में कि अब जो भी बंदोबस्ती होगी ग्राम प्रधान या मूल रैयत के द्वारा, तो वो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट जिसको कि पट्टा बोलते हैं। ठीक है, किसको जमीन दिया जा रहा है, कितना जमीन दिया जा रहा है, कितना उसका लगान होगा, ये सब डिटेल उसमें रहता है। तो जो बंदोबस्ती होगी वो पट्टे के थ्रू होगा। उसकी 4 कॉपी होगी, एक भूस्वामी के पास, एक संबंधित रैयत के पास, मतलब जिससे बंदोबस्ती की जा रही है, तीसरा जो है ग्राम प्रधान या मूल रैयत के पास, और चौथा जो है डेप्यूटी कमिश्नर के पास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी समझ लीजिए इसको आज के टर्म में। तो ये जो है प्रॉपर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अब मनमानी बंदोबस्ती नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से होगी, उसका डॉक्यूमेंट होगा, पट्टा होगा, उसकी 4 कॉपियां होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो पट्टे के थ्रू जो है बंदोबस्ती की जाएगी उसका कॉपी जो है किसको नहीं दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दे देगा भूस्वामी, संबंधित रैयत, ग्राम प्रधान या मूल रैयत, और जो है चौथा ऑप्शन दे देगा आपको एसडीओ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये 4 कॉपियां जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगी। प्लस हमने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर बंदोबस्ती हो रही है तो कुछ चीज तो ध्यान में रखना होगा ना, कुछ तो उसका सिद्धांत होगा। तो ध्यान में ये रखना है कि मतलब फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, न्यायपूर्वक तरीके से हो, भेदभाव ना हो। ये नहीं हो कि किसी एक ही समुदाय को जो है वो दे दिया जा रहा है। हालांकि इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर उस गांव में शेड्यूल्ड ट्राइब ही रहते हैं तब तो अलग बात है। नहीं तो अगर मान लीजिए गांव में जो है हायर कास्ट भी हैं, फिर दलित भी हैं, तो मतलब ध्यान देना है कि हर कम्युनिटी को जो है, और जो जरूरतमंद है, जो नीडी हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाए। कोई विलेज कम्युनिटी है जो कि गांव के लिए काम करती है, या गांव में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो कि गांव के लिए काफी काम करते हैं और उनको जरूरत है, तो बंदोबस्ती जो है या जो वैकेंट लैंड है इनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पहले दिया जाएगा। ठीक है, और चूंकि बहुत मिडिलमैन के द्वारा जो है गड़बड़ी सड़बड़ी होती थी, ये ग्राम प्रधान हो गया, मूल रैयत हो गया, तो इस वजह से जो है कोई भी बंदोबस्ती जो है बिना डीसी के परमिशन के नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो भी बंदोबस्ती होगी प्रॉपर तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट जिसको पट्टा बोलते हैं कॉमन टर्म में, इसकी 4 कॉपियां होंगी। उसके बाद क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा वो मेंशन किया गया है, और फिर जो भी बंदोबस्ती होगी बिना डीसी के परमिशन के नहीं होगी। आगे देखते हैं। इसी में जो है सेक्शन 32 कि सेटलमेंट जो है, मान लीजिए बंदोबस्ती से कोई किसान या खुश नहीं है तो वो जो है डीसी को कंप्लेन कर सकता है। बंदोबस्ती होने के 1 वर्ष के अंदर कंप्लेन किया जा सकता है। और सेक्शन 33 ऐसा प्रोविजन तो हम जो भी टेनेंसी एक्ट होता है या भूमि संबंधित कानून होता है उसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि हम एक्स पर्सन को जो है जमीन जो है दे दिए, ठीक है, खेती करने के लिए, और वो उसका जो है ना 5 साल तक उसका कुछ वो मतलब उसको जो है आबाद ही नहीं कर रहा, उस पर कल्टीवेशन ही नहीं किया। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फिर जो बंदोबस्ती की गई है, जो सेटलमेंट किया गया है, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है
सेक्शन 33 में है। और यही चीज अगर सीएनटी में, क्योंकि सीएनटी में भी है कि जो आपका बंजर भूमि है या वैकेंट लैंड है उसका बंदोबस्ती, तो वहां पे कौन से सेक्शन में दिया गया है, वहां पे दिया गया सेक्शन नंबर 63 के क्लॉज नंबर बी में कि अगर बंदोबस्ती हो गया और अगर उस पर कल्टीवेशन नहीं किया गया तो वो बंदोबस्ती रद्द हो जाएगी। तो सीएनटी में सेक्शन 63 के बी क्लॉज नंबर में है और एसपीटी में सेक्शन 33 में है। ठीक है, फिर सेक्शन 34 में ये मेंशन किया गया है क्या कि डीसी साहब को ये पावर है कि वो बंजर भूमि जो है उसमें उसको जो है अगर वहां पे जाहिर थाना नहीं है, शमशान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, तो वो जाहिर थाना को जो है जाहिर थाना के लिए, शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए जो है अलग से बंजर भूमि को जो है अलॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे जो आहर है, पोखर है, मतलब जहां से लोग पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो है बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 35 में लिखा गया है। और सेक्शन 38 में दिया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि खेती के अलावा जो जानवर है, जो पशु हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। और तो जो उनका जो चारागाह होगा, जो ग्रेजिंग लैंड होगा, उसका भी कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा। ये कहां मेंशन है? सेक्शन 38 में। और अगर ग्रेजिंग लैंड जो है वो टोटल लैंड से 5% से अगर कम है तो फिर बंजर भूमि का इस्तेमाल जो है वो उसके लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 35 में क्या दिया गया है कि जो भी मतलब बांध, आहर, पोखर, मतलब जहां से इरिगेशन का चीज इस्तेमाल होता है या धोने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, स्नान के लिए, तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और साथ ही साथ जो सेक्शन 38 है उसमें दिया गया है कि जो ग्रेजिंग लैंड है उसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 39 भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें यह मेंशन किया गया है कि रैयत जो है अपनी जोत के अलावा भी जो है वो मतलब भूस्वामी से मतलब परमिशन लेके अलग जगह जो है जमीन लेके मछली पालन ये सब जो है वो कर सकता है। बाकी दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि इसमें दिए गए हैं वो सेक्शन 41 है और सेक्शन 42 है। सेक्शन 41 है कि जो पहाड़िया गांव है, आप जानते हैं कि जो संथाल परगना इलाका है वहां के जो ओरिजिनल रेसिडेंट रहे हैं, कौन रहे हैं? पहाड़िया। बाद में वहां संथाल और बाकी जनजाति जाके बसी थी। तो पहाड़ियों के लिए अलग से प्रोविजन क्या बनाया गया है कि पहाड़िया गांव में जो बंजर भूमि है उसकी बंदोबस्ती जो है, सेटलमेंट, गैर पहाड़िया के साथ नहीं हो सकती है। और ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि मैक्सिमम जगह हम क्या देखते हैं कि आपको डेप्यूटी कमिश्नर का परमिशन जरूरी होता है। एक जगह हम लोग सेक्शन 17 में देखते हैं कि जब आपको महुआ का पेड़ काटना है तो उसमें आपको एसडीओ का परमिशन जरूरी होता है। लेकिन यहां पे क्या खास बात है कि जो आपका पहाड़िया गांव है, तो ये कौन तय करेगा कि जो गांव है वो पहाड़ियों का है कि नहीं? तो ये कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे, आयुक्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सेक्शन 17 में क्या दिया है कि अगर कोई किसी को महुआ का पेड़ काटना है तो फिर उसको एसडीएम साहब का या एसडीओ साहब का परमिशन लेना जरूरी रहेगा। उसी तरह सेक्शन 42 जैसे बेदखली जो है अलग अलग जगह मेंशन किया गया है। सेक्शन 14 में जो है रैयत का ऐसे बेदखली मेंशन किया गया है। सेक्शन 42 में क्या दिया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती, फोर्सफुली कृषि भूमि पे कब्जा कर लेता है तो उसका बेदखली दिया गया है सेक्शन 42 में। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो भी बेदखली होगी विदाउट डीसी के परमिशन के नहीं होगी। तो यहां पे हमने क्या क्या समझा? सेक्शन 32 में देखा कि जो अगर मान लीजिए कोई बंदोबस्ती हुआ है, उससे किसी को दिक्कत है तो वो 1 साल के अंदर डीसी साहब को कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 33 में देखा कि अगर जो बंदोबस्ती हो गई और उसको आबाद नहीं किया गया 5 साल तक तो वो बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाएगा। सेक्शन 34 में देखा कि जो डीसी साहब को ये पावर है कि अगर उस गांव में जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान नहीं है तो वो बंजर भूमि को उस काम के लिए दे सकते हैं। सेक्शन 35 में हमने बात किया कि जो सिंचाई के लिए आपका जो जलाशय है, बांध, आहर, पोखर, ठीक है, उसका बंदोबस्ती मतलब उसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 38 में देखें कि जो ग्रेजिंग चारागाह जो है उसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 39 में है कि रैयत अपनी जोत से अलग भी जो है जमीन लेके जो है वहां पे मछली पालन कर सकता है, पोखर खोद के मछली पालन कर सकता है। सेक्शन 41 में पहाड़िया गांव में जो है बंजर भूमि अगर है
तो वो गैर पहाड़िया के साथ उसका बंदोबस्ती नहीं हो सकता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे कि जो गांव है वो पहाड़ियों का है कि नहीं। यहां पे हमने आपको ये भी बताया कि मैक्सिमम जगह एसपीटी में आपको डीसी साहब की परमिशन की जरूरत है, लेकिन सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 17 में मेंशन है कि अगर महुआ पेड़ आपको काटना है तो आपको जो है एसडीएम मतलब एसडीएम साहब की परमिशन या एसडीओ साहब की परमिशन लेनी होगी। सेक्शन 42 बात करता है कि कृषि भूमि को अगर किसी जबरदस्ती किसी ने अपने कब्जे में लिया है तो उसको हटाने की बात करता है सेक्शन 42। आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 5 जो कि लगान से संबंधित है, रेंट से संबंधित है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो रैयत है, अगर उसके यहां मान लीजिए कि अच्छा खासा फसल हुआ है धान का, तो क्या वो धान के थ्रू अपना लगान पे कर सकता है? तो जवाब है नहीं। लगान जो है वो वस्तु के रूप में जो है काइंड के फॉर्म में नहीं पे किया जा सकता है। रेंट जो है वो आपको मनी के फॉर्म में ही जो है पे करना है। और ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है सेक्शन 43 में। साथ ही साथ जो लगान है आपको 4 इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर 3 महीने पे जो है आपको सूरज डूबने से पहले, 3rd महीने के सूरज डूबने से पहले आपको जो है पेमेंट करना है। सनसेट क्लॉज रहता है जो, तो 4 इंस्टॉलमेंट में जो आपको पेमेंट करना, ये कहां मेंशन है? 43 के ए में। साथ ही साथ जो भी जमींदार है, ग्राम प्रमुख है, मूल रैयत है, उसको जो है हर कृषि वर्ष में ये मेंटेन करना है, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेंटेन करना है कि मतलब किसने कितना अपना लगान दिया है, किसका क्या ड्यूज रह गया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये मेंशन किया गया है सेक्शन 46 में। सेक्शन 47 में क्या दिया गया है कि जो भी लगान पे कर रहे हैं या अगर लेट हो गया है तो उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो रैयत को जो है रिसिप्ट भी देना है, रसीद भी देना है। 46 में बात करता है कि जो जमींदार हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो मूल रैयत है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किस किसान ने अपना जो है टाइम पे पेमेंट किया है, किसका ड्यू रह गया है, किसका कितना क्या ब्याज बना है, वो सब मेंटेन करना है। और साथ ही साथ 47 में कि जो रैयत पेमेंट कर रहा है, जो लगान दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको रसीद भी देना है। अब यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न कारणों से लगान में कमी। अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है, अगर आपका जो है मतलब बालू आ गया है खेत में, या फिर जो आप उपज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप धान उगाते हैं और धान की कीमत जो है वो लगातार 7 साल से घटते जा रही है, तो फिर ऐसे केसेस में जो है लगान में कमी की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यारों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्शन है जो इससे डील करता है। तो ये सेक्शन 50 है। उसमें कंडीशन क्या क्या दिया गया है कि अगर आपके जो है खेत में पानी भर गया है, या फिर उसमें आपका बालू आ गया है, या फिर जो है कि आप जमींदार को नोटिस दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन जमींदार जो है 6 महीने तक, ठीक है, कि आपका जैसे आप नोटिस दे दिए कि भाई मेरा इरिगेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सिंचाई का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जमींदार उसको जो है ठीक नहीं करवाया है, तो उसका कंडीशन में भी जो है आपका लगान कम हो जाएगा। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो आप फसल लगा रहे हैं, जो आप क्रॉप लगा रहे हैं, उसका अगर लगातार 7 साल से, यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फसल की कीमत लगातार कितने साल कम रहेगी तो जो है लगान कम हो जाएगा, तो मतलब 7 साल। तो ये सब अलग अलग कंडीशन है जिसमें कि आपका लगान में कमी हो जाएगी। फिर इसमें जो हमने क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर भूस्वामी या उसका एजेंट एक्सेस लगान कलेक्ट करता है, ठीक है, तो फिर जो है मतलब केवल भूस्वामी ही नहीं, यहां पे जैसे आपका जो है उसके एजेंट भी भूस्वामी के बिहाफ पे एक्सेस लगान वसूल करते हैं, तो फिर आपको जो है भूस्वामी को ही मतलब फाइन देना पड़ेगा 500 रुपए का, 6 महीने का जेल हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6 हमने अभी आपको बताया था कि 66 अमेंडमेंट से जो है क्या हुआ था,
66 अमेंडमेंट से जो है एसपीटी के सारे सेक्शन जो है, सारा धारा जो है उसको 9वीं अनुसूची, जो कि भूमि संबंधित कानून भी उसमें बहुत सारे डाले गए हैं, वहां पे भूमि संबंधित, काश्तकारी संबंधित चीजों को डाला गया है। तो 66 अमेंडमेंट से जो है एसपीटी के भी बहुत से जो धाराएं हैं, मैक्सिमम धाराओं को वहां पे डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 53 है, जो कि भूस्वामी को ये अधिकार देता है कि सारे नियम कानून को साइड करके वो भवन निर्माण के लिए, स्कूल के लिए या फिर और कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है जो कि 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका जो है सेक्शन 53। लेकिन 1970 में इसको जो है सेक्शन 53 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। बोले ना कि संथाल परगना बैकवर्ड है, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं अजीब अजीब है। जैसे कि हम लोग सेक्शन 20 में क्या पढ़े? सेक्शन 20 में हम लोग यही पढ़े कि कमर्शियल पर्पस के लिए जो एक आदिवासी रैयत है वो बस 1 साल के लिए अपना जमीन दे सकता है, ठीक है। उसी तरह जो सेक्शन 21 है, वहां पे जो गैर आदिवासी हैं, चाहे वो सहकारी समिति हो, चाहे भूगुत बंधक हो, मैक्सिमम जो है 6 साल के लिए ही जो है अपना जमीन दे सकते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। और जैसे अभी मैंने बताया है कि पहले था कि सेक्शन 53 में जो भूस्वामी है अलग अलग पर्पस के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकता है, उस पर उतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। तो इसको जो है 1970 में असंवैधानिक ही घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 जो है ये न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है और इसमें जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग जानेंगे। सेक्शन 55, अगर भूस्वामी ने रैयत पे मुकदमा किया है लगान वसूली का, तो अब जो है दूसरा मुकदमा जो है 6 महीने से पहले नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 56 वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी बेदखली होगी कृषि भूमि से वो बिना डीसी के परमिशन से नहीं होगी। तो बेदखली हम लोग कहां कहां देख रहे हैं? सेक्शन 14 में देखे, पहले सेक्शन 42 में देखे, और 14 और 42 को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 56। तो यहां पे आपको समझने में आसानी रहेगा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे कैसे डिवीजन होता है। सबसे नीचे आपका जो है प्रखंड लेवल पे होता है क्या? बीडीओ, जिसको यहां पे डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, उपसंहारता। उसके ऊपर सब डिवीजन लेवल पे होते हैं एसडीओ या एसडीएम। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, या जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं। और फिर डिवीजन के हो गए कमिश्नर। तो अपील करने का क्या सिस्टम है कि डिप्टी कलेक्टर यानी जो बीडीओ का जो डिसीजन आया है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सब डिवीजन लेवल पे एसडीओ साहब के पास, अनुमंडल पदाधिकारी के पास आप कर सकते हैं। एसडीओ साहब का कोई डिसीजन है, आपको उसका अपील किया जा सकता है डीसी साहब के पास, ठीक है। डीसी साहब का कुछ है डिसीजन, उसको अपील कर सकते हैं कमिश्नर के पास, और कमिश्नर का कर सकते हैं अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब यहां देखिए सेक्शन 66 में आपको जो है लिमिटेशन बताया गया है कि अपील कितने दिनों के अंदर। तो एसडीओ और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, ठीक है, इनके खिलाफ आपको अपील करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है? 60 डेज का। मतलब जो बीडीओ सीओ का कोई डिसीजन है उसको आपको अपील करना है एसडीओ के पास, तो 60 दिन। अगर एसडीओ साहब कोई डिसीजन दिए हैं, आपको कंप्लेन करना है डीसी साहब के पास, तो आपको कितना मिलेगा? 60 दिन। उसी तरह डीसी साहब का कोई डिसीजन है, आपको अपील करना है कमिश्नर साहब के पास, तो 90 दिन। कमिश्नर साहब का कोई डिसीजन है, आपको अपील करना है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो फिर 90 दिन, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाले अथॉरिटी हैं उसी का डिसीजन का आप आगे कंप्लेन कर सकते हैं। यहां पे एसडीओ का आप कंप्लेन उपसंहारता के पास नहीं कर सकते हैं, या जो उपायुक्त है उसका कंप्लेन आप एसडीओ के पास नहीं कर सकते हैं। तो यहां ये जो है आपको हायरार्की को समझना होगा। देखिए, सबसे जैसे कि झारखंड है, इसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? नॉर्थ छोटा नागपुर,
छोटानागपुर, ठीक है। फिर आपका संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल और जो है पलामू प्रमंडल। 5 डिवीजन या 5 कमिश्नरी है जिसके हेड कौन होते हैं? कमिश्नर, आयुक्त। उसके बाद यहां पे 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 जिले हैं। डिस्ट्रिक्ट को हेड कौन करता है? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बोकारो मेरा जिला है, तो यहां पे 2 सब डिवीजन है, ठीक है, एक चास एक बेरमू, ठीक है। तो उसके हेड होते हैं एसडीओ साहब। और फिर ब्लॉक, तो हमारे यहां ब्लॉक 9 है, तो ब्लॉक का जो हेड होते हैं बीडीओ, उसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर, उप समाहर्ता, ठीक है। तो अब दोनों चीज आपको समझना है कि सेक्शन 57 में अपील का प्रावधान दिया गया है और सेक्शन 66 में क्या बताया गया है कि अपील करने का टाइम लिमिट क्या है। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब बीडीओ यानी कि उप समाहर्ता कोई फैसला दिए हैं, उसका कंप्लेन आपको करना है अनुमंडल पदाधिकारी के पास, एसडीओ साहब के पास, तो 60 दिन। एसडीओ साहब का कोई डिसीजन है, आपको कंप्लेन करना है, अपील करना डिसीजन के अगेंस्ट में, किसके पास कर सकते हैं? उपायुक्त के पास, अगेंस्ट 60 दिन। डीसी साहब का, डिप्टी कमिश्नर का कोई डिसीजन है, आपको अपील करना है कमिश्नर साहब के पास, तो 60 दिन। कमिश्नर साहब का कोई डिसीजन है, उसको आपको अपील करना है, नहीं सॉरी, डीसी साहब का है तो 90 दिन कमिश्नर के पास कर सकते हैं। फिर कमिश्नर के कोई डिसीजन है, उसको अपील करना है तो 90 दिन। कहने का यही मतलब है कि कमिश्नर के पास या अपीलेट न्यायाधिकरण के पास आप अपील करते हैं तो डिसीजन के 90 दिन के अंदर आपको करना है। और अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त के पास करते हैं तो 60 दिन का। और ये लिमिट कहां दिया गया है? लिमिट बताया गया है चैप्टर नंबर 8 में। यहां हम आपको एक्सप्लेन कर दें क्योंकि डायग्राम यहां पे बना हुआ है, और यहां पे बस सेक्शन 57 में अपील का बताया गया कि कैसे आप नीचे वाले का जो कंप्लेन है या नीचे वाले डिसीजन के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं हायर में, उसको आपको यहां पे दिखाए हैं। उसी तरह सेक्शन 58 में जो है, सेक्शन 58 में जो है आपको प्रावधान क्या दिया गया है? सेक्शन 58 में प्रावधान दिया गया है सेकेंड अपील का, ठीक है। तो सेकेंड अपील जो है एसडीओ लेवल से ऊपर ही हो सकता है, और उसमें यह ध्यान रखना कि कमिश्नर का जो डिसीजन है उसका सेकेंड अपील नहीं हो सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल का, ठीक है। सेकेंड अपील में जो है अनुमंडल एसडीओ का जो डिसीजन होगा उसका, जैसे आप नहीं खुश हैं तो एक सेकेंड अपील डाल सकते हैं। तो जो सेकेंड अपील है उसका जिक्र कहां किया गया है? सेकेंड अपील का जिक्र किया गया है सेक्शन 58 में। चलिए और देखिए, एक और संबंधित चीज है कि जैसे कंट्रोल ओवर डेप्यूटी कमिश्नर, तो हम देख ही रहे हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर हो चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, ठीक है, एडीसी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हो, सबके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? कमिश्नर साहब का। उसके बाद उप समाहर्ता हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? डेप्टी कमिश्नर का। तो ये जो कंट्रोल मेंशन किया गया है, कंट्रोल ओवर डेप्टी कमिश्नर और डेप्टी कलेक्टर, ये सेक्शन 62 में है। लेकिन चूंकि इसी में उसका रिलेशन है, चाहे हम लिमिटेशन वाला बताए हो सेक्शन 66 का या ये वाला, तो इस डायग्राम में क्लियर हो जा रहा है। इस वजह से जो है आपको यहां पे हम दोनों को डिस्कस कर दिए। अब आगे देख लेते हैं। सेक्शन 59 पुनरीक्षण का है। ये पावर बस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास ही है कि वो सिविल कोर्ट से अगर उसको मतलब उस पर जो है कोई अगर अपील नहीं हुआ हो तो उसका रिकॉर्ड मांग सकते हैं, उसका लेखा मांग सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर कुछ केसेस में एसडीओ को अपनी पावर यूज करने के लिए अलाउ कर सकता है। यह कहां दिया हुआ है? सेक्शन 59 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सिविल कोर्ट से जो है अपना केस का रिकॉर्ड मांग सकते हैं अगर उस पर अपील ना हो, तो सेक्शन 59। सेक्शन 60 जो है रिव्यू का पावर देता है, और ध्यान ये रखना है कि ये पावर बस कमिश्नर साहब के पास है कि कमिश्नर साहब अपने डिसीजन या फिर जो उनके जूनियर्स है उसके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस कमिश्नर साहब के पास है, बाकी कोई अपना डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकता है। हां,
कुछ क्लरिकल मिस्टेक हुआ है तो उसी को सुधारा जा सकता है। बाकी ये जो पावर है रिव्यू करने का वो बस किसके पास है, वो पावर जो है बस कमिश्नर साहब के पास है। थोड़ा अभी टफ लगेगा यारों, क्योंकि इतना सारा नया नया चीज है, लेकिन जब बार बार हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो जो है फिर आसान लगने लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 63, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मुकदमों पे रोक लगाता है कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उपायुक्त, उनका जो डिसीजन है उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बार टू सूट ये किस में दिया गया है, सेक्शन 63 में। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या देखा, हमने देखा सेक्शन 55 कि अगर भूस्वामी जो है अपना लगान वसूल करने के लिए कुछ मुकदमा किया है तो 6 महीने से पहले दूसरा मुकदमा नहीं हो सकता है। सेक्शन 56 कि जो कृषि भूमि से कोई भी बेदखली करनी है तो बिना डीसी के परमिशन के नहीं हटाया जा सकता है। सेक्शन 57 ये अपील से संबंधित है, तो इसमें जो है एक प्रॉपर हायरार्की होती है। सबसे निचले स्तर पर प्रखंड लेवल पे उपसंहारता बीडीओ सीओ होते हैं, उसके ऊपर सब डिवीजन लेवल पे जो है अनुमंडल पदाधिकारी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, फिर मतलब प्रमंडल लेवल पे जो है आयुक्त। तो यहां पे जो है डिप्टी कलेक्टर यानी कि बीडीओ सीओ का जो कंप्लेन है उसके खिलाफ, मतलब बीडीओ सीओ का जो डिसीजन उसके खिलाफ कंप्लेन कहां कर सकते हैं, अपील कहां कर सकते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी के पास। कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर। अगर एसडीओ साहब का कोई डिसीजन है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास। कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर। अब उपायुक्त साहब का कोई डिसीजन आया है, ठीक है, तो उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं कमिश्नर साहब के पास। कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। और जो कमिश्नर साहब का जो भी डिसीजन है उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल में, ये भी 90 दिनों के अंदर। जो लिमिटेशन है ना 90 दिनों के अंदर और जो 60 दिनों का है, ये लिमिटेशन दिया हुआ है सेक्शन 66 चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, और फिर सेक्शन 58 में सेकंड अपील का बात किया गया है, लेकिन कमिश्नर के डिसीजन के खिलाफ सेकंड अपील नहीं हो सकता है। एसडीओ से ऊपर लेवल के खिलाफ ही मतलब हो सकता है। ठीक है, सेकंड अपील। उसके बाद जो है सेक्शन 62 में क्या मेंशन है कि कंट्रोल ओवर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर। तो यहां पे हम दिखा ही रहे हैं कि जैसे डिप्टी कलेक्टर, एसडीओ, इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, डिप्टी कमिश्नर का, उपायुक्त का। और चाहे डीसी हो, डिप्टी कमिश्नर, या एडीसी हो, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, कमिश्नर साहब का। ठीक है, फिर 59 में हमने समझा रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण के बारे में। सेक्शन 60 में समझा पुनर्वालोकन के बारे में। और सेक्शन 63 में समझा कि जो डीसी साहब का यानी डिप्टी कमिश्नर साहब का जो डिसीजन होगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब लिमिटेशन का जो भी हम बात किए थे सेक्शन 66, उसका और भी बाकी प्रोविजन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो है लिमिटेशन का जिक्र किया गया है परिसीमा का। उसमें सबसे पहले जो है जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 64, परिसीमा का सामान्य नियम कि जहां कोई लिमिटेशन का टाइम पीरियड फिक्स नहीं है वहां पे 1 वर्ष मान के चलेंगे। सेक्शन 42 मतलब उसमें हम बात क्या किए थे सेक्शन 42 में कि अगर जबरदस्ती कोई कृषि भूमि पे कब्जा किया है तो उसका बेदखली का बात किए हैं। तो उसके लिए जो कंप्लेन है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती अगर किसी ने आपके जो है किसी दबंग ने आपकी जमीन को ले लिया है, ठीक है, तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल कभी भी जो है आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। होता है ना कि दबंग है तो आपको जान से, आपके परिवार को जान से मारने का धमकी दे दिया तो आप कंप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया है। सेक्शन 65 में क्या है कि जो बेदखली सेक्शन 14 के अंदर हुआ है उसके लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताइए जो सेक्शन 14 के अंदर बेदखली हुआ है उसके लिए अगर आपको जो कंप्लेन करना है, ठीक है, तो कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो 2 वर्ष। ठीक है, फिर सेक्शन 65A में है कि जो भूमि राज्य सरकार की है और कोई अगर लगान नहीं दे रहा है तो यहां पे कृषि वर्ष जो एंड हो रहा है उसके 10 वर्ष के अंतराल तक भी जो है राज्य सरकार लगान जो है वसूल कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगान लेके ही मानेगी अपना। 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। और एसपीटी में दोस्तों यही है कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं,
सीएनटी के कंपेरिजन में तो यहाँ पे चैप्टर भी कम है, कहाँ वहाँ पे 19 चैप्टर और धारा 271 है, यहाँ पे 9 ही चैप्टर और धारा 72 है। लेकिन फैक्ट्स जो है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 500, 1000 रुपये, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने का है। बाकी आसान है, एसपीटी जो है वो आसान है सीएनटी के मुकाबले। तो जैसे अभी हमने बात किया था यहाँ पे आपको, जब सेक्शन 57 में अपील जो हम लोग को बता रहे थे टाइम लिमिट कि कमिश्नर के पास और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपको अपील करना है तो 90 दिनों का समय है। एसडीओ साहब के पास और डिप्टी कमिश्नर के पास कंप्लेन करना है तो 60 दिनों का समय है। तो ये लिमिटेशन कहाँ मेंशन है? चैप्टर नंबर 8 के सेक्शन 66 में मेंशन है। अब लास्ट चैप्टर जो है मिसलीनियस, अब इसमें क्या है? सेक्शन 67, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जुर्माना का बात किया गया है कि जब भूस्वामी है या रैयत वो अपनी अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, एग्जाम्पल भूस्वामी को जो है सिंचाई वाला चीज जो है मरम्मत करने की बात की गई है, या फिर जैसे जमींदार को बोला गया है कि अगर ग्राम प्रधान का डेथ होता है तो 3 महीने के अंदर डीसी को इन्फॉर्म करना है। कोई नया ग्राम प्रधान बनता है तो 3 महीने के अंदर उसको जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है। तो अगर ये काम भूस्वामी नहीं करता है, ठीक है, तो उसको 200 रुपया फाइन दिया जाएगा, और उसको अगर 200 रुपया फाइन किया जाएगा, अगर वो कंटिन्यू करता है तो प्रतिदिन का 5 रुपया लगेगा। वैसे ही रैयत जो मतलब एग्रीमेंट हुआ है भूस्वामी से, उससे हट के जो है अपना कुछ काम करता है और अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाता है तो उसको भी जो है 200 रुपया फाइन लगेगा। उसके बाद भी नहीं मानता है तो हर दिन का 5 रुपए। और दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि यार 200 रुपए क्या है, 5 रुपए क्या है, लेकिन जब ये फ्रेम किया गया था अधिनियम तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए इसी में 67 में ही क्लॉज नंबर 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जमीन का ट्रांसफर जो है, हस्तांतरण जो है, सेक्शन 20 में जो चीज मेंशन है, सेक्शन 21 में जो चीज मेंशन है, और भी कहीं कहीं जो प्रावधान है जमीन ट्रांसफर का, ठीक है, उसको वायलेट करके अगर किया गया है तो 3 महीने का जेल होगा या 1000 रुपया फाइन पे करना पड़ेगा या दोनों चीज होगा। मतलब जमीन का ट्रांसफर अगर वायलेशन में किया गया है सेक्शन 20 के, सेक्शन 21 के, या फिर कुछ और भी प्रावधान है जहां पे जमीन के ट्रांसफर का जिक्र है, तो फिर आपको 3 महीने की जेल हो सकती है या 1000 रुपए फाइन या दोनों। और अगर बाद में भी आप कंटिन्यू करते हैं तो प्रतिदिन आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। और फाइन जो है इसका निर्धारण कौन करेगा? डीसी साहब। ठीक है, यहां पे फाइन का निर्धारण करेंगे। तो ये किस में मेंशन है? सेक्शन 67 में मेंशन है। सेक्शन 69 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भूमि है उन पे मतलब उनके राइट्स को जो है नहीं अक्वायर किया जा सकता है, रोक लगाई गई है। जैसे सेक्शन 20 का जिक्र हो गया। 1894 अधिनियम के अंदर सरकार जो है वो मतलब रेलवे के लिए या किसी अलग सोशल पर्पस के लिए जमीन का जो है ली है तो उसको मतलब नहीं एक्वायर किया जा सकता है। ग्राम प्रधान या मूल रैयत की अपनी जमीन है, ठीक है, चारागाह, जाहिर स्थान, शमशान, कब्रिस्तान, आहर, पोखर, बांध, तो ये सब जो है इसको नहीं मतलब कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अक्वायर मतलब नहीं कर सकते, इसके राइट्स को अक्वायर नहीं कर सकते। तो ये मेंशन किया गया सेक्शन 69 में। और सेक्शन 71 में नियम बनाने का अधिकार, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, तो ये किसके पास है? राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पे हमने चैप्टर 9 में सेक्शन 67 देखा, पेनल्टीज की बात की गई है कि अगर भूस्वामी या रैयत अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो 200 रुपया फाइन होगा। वो कंटिन्यू करता है अपना मतलब वही बदमाशी करना तो 5 रुपये प्रतिदिन लगेगा। अगर जमीन का ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ है तो 3 महीने की जेल, 1000 रुपये फाइन या दोनों। कंटिन्यू रहता है तो 50 रुपये प्रतिदिन जो है जुर्माना लगेगा। डीसी को फाइन लगाने का पावर है। 69 में बात की कुछ ऐसी भूमि है जिसके अधिकार के अर्जुन को, जिसके अधिकार के मतलब जिसके राइट्स के अक्वायर करने पे रोक है। और 71 में नियम बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। अब जाते जाते हम लोग कुछ
संथाल परगना का इंपॉर्टेंट अधिनियम देख लेते हैं यारों। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब बना था? मतलब संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम ये कब आया था आपका? 1872 में। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना एसपीटी एक्ट क्या लिखा था? सप्लीमेंट्री 1949। तो पहली बार जो है एसपीटी एक्ट कब बना था जिसमें कि कुछ मतलब राइट्स जो है काश्तकार को दिए गए थे? तो ये आपका आया था 1876। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 1876 मानना होगा। अब देखिएगा अभी जो लिखा हुआ रहता है आपको संथाल परगना सप्लीमेंट्री एक्ट 1949 लिखा रहता है, उसमें सप्लीमेंट्री है। फिर संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1886 में। मैकफर्सन रिपोर्ट मतलब 2 सर्वे किया गया था। पहला आपका मैकफर्सन रिपोर्ट तो 1898 से 1907 तक। फिर जो हम लोग ये हमेशा 1932 का खतियान सुनते हैं, ये आपका गैंजर रिपोर्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 1932 खतियान जो है इसका प्रॉपर नाम क्या है? तो गैंजर सर्वे रिपोर्ट 1932। फिर आपका संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, इसका गठन कब हुआ था? 1937 में। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो संथाल परगना का इलाका है ये पहाड़िया जो जनजाति है, ठीक है, सौरिया पहाड़िया, मेनली सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तो उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहते, पर सौरिया पहाड़िया, तो पहाड़िया जनजाति जो है यहाँ पे मेनली निवास करती थी। अंग्रेजों का जो है उनसे 36 का आंकड़ा था, क्योंकि अंग्रेज जो है सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप करते थे, दिक्कू को लाके बसाए थे, अलग अलग आंदोलन भी चल रहा था। फिर लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए अंग्रेज जो है दामिने कोह का गठन किए और आसपास मतलब मानभूम ये सब के इलाके से जो है संथालों को लाके यहां पे बसाए। शुरुआत में तो संथालों के बीच में पहाड़िया के बीच में बहुत ही जबरदस्त टक्कर चली। बाद में वो लोग समझ गए कि अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना रहे हैं। फिर फाइनली सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, फूलो झानो की बहन के द्वारा जो है संथाल विद्रोह स्टार्ट किया गया 1855 में। और उसी समय 1855 में जब उनका विद्रोह इतना मतलब होता है जोर पकड़ने लगा, तो फिर दामने को ही जो है नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया गया रेगुलेशन 37 के द्वारा, और इसको एक अलग सा संथाल परगना जिला में यह तब्दील हो गया। और रूल जो है 1856 में लगा, जिससे संथालों का जो सिस्टम है मांझी परगना सिस्टम, उसको मान्यता प्रदान की गई। और जो जनजाति यहां पे उनके लोकल चीजों को जो है मान्यता प्रदान की गई यूल्स रूल के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये 4th लेक्चर एसपीटी पे बहुत पसंद आया होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में बाकी के 3 वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, उनको भी आप देखिए। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि ये चारों वीडियो देखने के बाद आपको जो 5 क्वेश्चन एसपीटी से आएगा उसमें से 4 क्वेश्चन तो मतलब बनना ही बनना है यारों।